So let us start the class again. So we have discussed section 36, we have discussed section 37. Now next is section 38. तो अगर आप अपना बेयर एक्ट आपके पास है, यू विल लुक एट योर बेयर एक्ट, तो दैट इज चैप्टर नंबर 8. तो अब सेक्शन 37 क्लॉज 2 में भी आपको परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में बताया था कि परपेचुअल इंजंक्शन क्या है, ठीक है, और कब ग्रांट होती है. अब सॉरी, परपेचुअल इंजंक्शन क्या है. नाउ 38 में आपको क्या कहा गया है कि परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कब होती है, कब मिलती है परपेचुअल इंजंक्शन. तो देखते हैं. सो परपेचुअल इंजंक्शन ये कब ग्रांट होती है, जो फाइनल हियरिंग हो जाती है सूट की, तब आपको परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट होती है. और ये आपकी जो परपेचुअल इंजंक्शन है दैट इज परमानेंट, और वो पार्टीज की राइट्स को भी डिटरमाइन करती है. और जो डिफेंडेंट है वो परपेचुअली एंजॉय किया है फ्रॉम दी असर्शन ऑफ द राइट, जो या फिर कोई एक्ट उसने कमिट किया था उससे कोई राइट एंजॉय की है जो कि प्लेंटिफ की राइट की कॉन्ट्रारी थी. ये आपका 37 क्लॉज 2 कहता है. ना परपेचुअल इंजंक्शन है वो गवर्न की जाती है आपकी कौन सी प्रोविजन से, सेक्शन 38 से लेके सेक्शन 42 तक. तो वी हैव डिस्कस सेक्शन 38, जो हमने जनरल डिस्कस करे थे. 38 पे हमने डिस्कस किया था 41 42, इज इट क्लियर. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन 38 में क्या दिया गया है, इंजंक्शन कब ग्रांट होती है, इज इट क्लियर. कि जब परमानेंट इंजंक्शन है, परपेचुअल इंजंक्शन है, आपकी कब ग्रांट आपको कब मिलती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ऑल्दो हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि कब ये ग्रांट होती है सेक्शन 38 में. तो सीधी क्लॉज बेयर लैंग्वेज बहुत जरूरी है, इस वजह से ही मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ. फर्स्ट देखिए, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन और रेफर टू बाय दिस चैप्टर. तो ये क्या है, अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन और रेफर टू बाय दिस चैप्टर. और जो प्रोविजंस हैं, इज इट क्लियर, और प्रोविजंस हैं जो हमारी इंजंक्शंस के ग्रांट एंड इन रेफर टू बाय दिस चैप्टर, और इस चैप्टर को साथ में चलते हुए, चैप्टर 8 को दैट इज परमानेंट इंजंक्शंस को साथ में रखते हुए, a perpetual injunction may be granted to the plaintiff. किसको मिलेगा perpetual injunction, plaintiff को. किस वजह, किसके लिए मिलेगा, to prevent the breach of obligation. Is it clear? To prevent the breach of ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन है जो मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाली, उस ऑब्लिगेशन को प्रिवेंट करने के लिए कि उसकी ब्रीच ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्लेंटिफ को परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट हो जाएगा. एग्जिस्ट जो उसके फेवर में एग्जिस्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको जॉब वाला बताया था कि पहले उसने मील ज्वाइन कर लिया है, फिर ट्रेनिंग के बाद है उसने दूसरी मील ज्वाइन कर ली है, तो वहां पे प्लेंटिफ के फेवर में परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है, वेदर जो उसके फेवर में एग्जिस्ट हो रही थी, इज इट क्लियर, वेदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन. वेदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मींस चाहे आप एक्सप्रेसली भी वो आपको ग्रांट हो सकती है और या इम्प्लाइडली भी ग्रांट हो सकती है. सबसेक्शन 2 देखो, व्हेन एनी सच ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. जब ऐसी कोई ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, इज इट क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, तो वहां पे कोर्ट कौन से रूल्स फॉलो करेगा, चैप्टर 2 के. द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द रूल्स एंड प्रोविजंस कंटेन्ड इन चैप्टर 2. चैप्टर 2 में फॉलो करेगा, ठीक है. और वो चैप्टर 2 हमारा क्या कहता है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 25 तक है, एंड दैट इज रिलेटेड विद द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर. तो सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है, सबसेक्शन क्या कह रहा है कि अगर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन आपकी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रही है, तो कोर्ट वहां पे कौन सी रूल्स और प्रोविजंस को फॉलो करेगा, चैप्टर 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, that is from section 9 to 25 and it deals with specific performance of contract. Next, third clause देखिए, subsection 3, when the defendant invades or threaten to invades the plaintiff right. ठीक है, अब जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ की राइट को वायलेट कर रहा है या उसे थ्रेटन कर रहा है कि उसकी राइट को वायलेट कर देगा, या फिर उसकी प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी है उसकी एंजॉयमेंट को वो थ्रेटन कर रहा है, इन्वेड कर रहा है, वायलेट कर रहा है. व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेड्स or threatens to invade the plaintiff's sorry guys, sorry. So when the defendant invades or threaten to invade the plaintiff right or enjoyment of property, the court, ठीक है. तो जब वो उसकी कोई राइट को, प्लेंटिफ को या प्रॉपर्टी की इंजॉयमेंट को, दोनों को की बात कर रहे हैं,
कोर्ट में ग्रांट अ परपेचुअल इंजंक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। कोर्ट, अब यहाँ पे देखो मे आ गया, फिर से आपका वर्ड मे यूज हो गया है। मे वर्ड यूज हो गया तो इट मींस डिस्क्रिशनरी पावर है, इट मींस अ डिस्क्रिशनरी पावर है आपकी कोर्ट की, सॉरी, ठीक है। मे ग्रांट अ परपेचुअल इंजंक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। अब फॉलोइंग केसेस क्या है, जब, कब ग्रांट करेंगे, जब डिफेंडेंट ट्रस्टी है प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी का। इज इट क्लियर? सपोज अब जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ की कोई प्रॉपर्टी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे कर दिया है और डिफेंडेंट उसका ट्रस्टी है, तो अगर वहां पे कोई डिफेंडेंट ने उसके राइट्स के साथ वॉयलेट किया है तो वहां पे क्या है, कोर्ट है परमानेंट इंजंक्शन इशू कर सकते हैं। सेकेंड, when there exists no standard of ascertaining the actual damage caused, it means कि जो आपको डैमेज हुए हैं वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो वहां पे भी आपको क्या मिल जाएगा, परमानेंट इंजंक्शन मिल सकती है। और likely to be caused by the invasion, ठीक है, likely to be caused by the invasion, is it clear? या आपको कैसे मिल जाएगी, इन्वेजन से मिल जाएगी। इज इट क्लियर कि इन्वेड की है, वॉयलेट की है, कि जो डिफेंडेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को रोका है कि वो अपना बिजनेस कैरी ऑन ना करे उसके प्रेमिसेस में, ठीक है। अगर उसे करना है तो अपनी विंडोज वगैरह क्लोज करेगा, प्लेंटिफ को बोल रहे हैं अंडर द ईजमेंट एक्वायर्ड बाय द प्लेंटिफ। तो यहाँ पे भी आपको इंजंक्शन मिल सकती है, प्लेंटिफ को इंजंक्शन मिल सकती है। थर्ड क्या आ गया है, where the invasion is such that the compensation in money would not afford adequate relief, कि ठीक है वहां पे आप कैलकुलेट तो कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका एडिक्वेट नहीं है, ठीक है, एडिक्वेट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया है कि ए है, ए ने एयर पॉल्यूट की है विद स्मोक फ्रॉम हिज फैक्ट्री, उसकी फैक्ट्री से कुछ स्मोक आ रही थी, उस वजह से एयर पॉल्यूट हो रहा है। अगर हम सो एज टू इंटरफेयर मटेरियली विद द फिजिकल कंफर्ट ऑफ बी, ठीक है, और वो भी क्या, किस वजह से, जिससे कि बी का जो फिजिकल कंफर्ट है, रहने का सिस्टम था, उससे वो इंटरफेयर कर रहा है, तो वहां पे कॉम्पनसेशन मनी एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको, परमानेंट इंजंक्शन मिलेगा। लास्ट देखिए सबसेक्शन 3 का क्लॉज डी, वेयर द इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब जहां पे किया है कि ज्यादा केसेस ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है, जैसे कि सक्सेसिव इंफ्रिंजमेंट ऑफ द प्लेंटिफ्स राइट बाय द डिफेंडेंट। इज इट क्लियर? तो अब देखिए नेक्स्ट, ये प्रिंसिपल्स में हमने डिस्कस किए थे फॉर द ग्रांट ऑफ परपेचुअल इंजंक्शन, वही आ गया जो मैंने आपको बेयर लैंग्वेज करवाई है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो ऑब्लिगेशन का मीनिंग है, ऑब्लिगेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया 38 क्लॉज 1 में आपको ऑब्लिगेशन है कि यहाँ पे किसी ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो ऑब्लिगेशन मींस लीगल ऑब्लिगेशन, कि जो ड्यूटी आपकी लॉ ने इन्फोर्स की है, दैट इज। सो ऑब्लिगेशन वो कॉन्ट्रैक्ट से भी अराइज हो सकती है, ट्रस्ट के नेचर में भी अराइज हो सकती है, or it may be an obligation the breach of which amounts to tort or civil wrong. Is it clear? So अब यहाँ पे क्या है आपका कि जो अब ये आपका 38 में क्या किया गया, सेक्शन 38 में, सेक्शन 38 में आपको केसेस बताए गए, ग्राउंड्स बताए गए जहाँ पे कि आपको टेम्पोररी इंजंक्शन ग्रांट होती है। इज इट क्लियर? जहाँ पे आपको टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट होती है, वहां पे आपको कुछ केसेस बताए गए हैं कि कहाँ पे ग्रांट हो सकती है। अब नेक्स्ट देखिए आप सेक्शन 39। सेक्शन 39 आपका क्या कह रहा है, सेक्शन 39 से मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैंडेटरी इंजंक्शन? सो मैंडेटरी इंजंक्शन क्या है, जो कंपल्सरी, मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी, when to prevent the breach of an obligation, when to prevent the breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain acts, ठीक है। जब आप ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन प्रिवेंट कर रहे हो, ये जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स व्हिच द कोर्ट इज कैपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग। द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच कंप्लेंट ऑफ एंड आल्सो कंपेल टू द परफॉर्मेंस एज द
ऑफ द रिक्विजिट एक्ट्स। चलो ये जो मैंडेटरी इंजंक्शन है ये क्या है, ये ऑर्डर है जिसमें डिफेंडेंट को ऑर्डर किया जाता है कि कुछ पॉजिटिव एक्ट करने के लिए, ताकि वो पॉजिटिव एक्ट को कमिट करेगा, सो दैट रॉन्गफुल स्टेट है, रॉन्गफुल एक्ट है, वो खत्म हो जाएगा। उसको एंड करने के लिए कोर्ट ने क्या डिफेंडेंट को ऑर्डर दे दिया टू डू सम पॉजिटिव एक्ट। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब ए है, ए ने एक नई बिल्डिंग बिल्ड की है, इज इट क्लियर? ए है, ए ने नई बिल्डिंग बिल्ड की है, वहां पे वो लाइट्स की एक्सेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जो कि बी को मिली थी अंडर लिमिटेशन एक्ट। इज इट क्लियर? ए ने एक नई बिल्डिंग कॉन्स्ट्रक्ट की है, जहां पे जब वो बिल्डिंग कॉन्स्ट्रक्ट कर रहा है तो वो बी की जो राइट है असेस ऑफ लाइट्स, असेस और यूज ऑफ लाइट्स, जो कि बी को इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर मिली है, उस राइट्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। नाउ क्या यहाँ पे बी इंजंक्शन ऑब्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता? कि वो इंजंक्शन, अब बी ने क्या है, कोर्ट में गया, वहां पे जाके वो इंजंक्शन का केस कर रहे हैं और वो कह रहा है कि सिर्फ ए को वहां पे बिल्डिंग बनाने से रोका ही ना जाए, बट उसे ये भी कहा जाए कि जितनी बिल्डिंग उसने कंस्ट्रक्ट कर ली है, जिस उससे लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, जिस वजह से उसकी लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, उतने पार्ट को भी वो क्या करे, वहां से रिमूव कर दे, पुल डाउन कर दे। ठीक है, जब तक उसकी लाइट्स, जहां जितने हाइट तक उसकी लाइट्स आपकी वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, उस लाइट तक वो अपना घर बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन वहां तक उसे अपना पुल डाउन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये एक मैंडेटरी इंजंक्शन है, उसको पॉजिटिव एक्ट करने के लिए बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका सेक्शन 39 था। और एग्जांपल ले लो सेक्शन 39 का। यहाँ पे क्या है, ए है वो बी का मेडिकल एडवाइजर है, ए है बी का मेडिकल एडवाइजर है, तो वो ए क्या करता है, मनी लेता है बी से, डिमांड करता है, जो ए ने मना कर दिए। ठीक है, जो ए ने सॉरी, नाउ ही डिमांड्स मनी फ्रॉम बी। इट मीन्स कि ए जो डॉक्टर है वो बी से मनी डिमांड कर रहा है, और जो कि बी ने, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, प्लीज वो ध्यान से देखना, तो वहां पे बी ने मना कर दिया है कि वो नहीं पे करेगा। अब वो जब उसने मना कर दिया तो ए ने क्या किया, जो डॉक्टर था आपका, डॉक्टर ने कहा, उसको थ्रेटन किया, डराया, धमकाया। उसने कहा कि ये जो मनी है, थ्रेटन्स की, अगर उसने ये बात अपने पेशेंट को कम्युनिकेट किया, उसको डराया धमकाया है, उसको बोला है कि अगर वो पे नहीं करेगा तो उसका वो ट्रीटमेंट नहीं करेगा। नाउ अब ये जो है ये ए की ड्यूटी के अगेंस्ट है। सो यहाँ पे क्या है, बी सिर्फ प्रोहिबिटरी इंजंक्शन ही ऑब्टेन नहीं करेगा कि फ्रॉम रिस्ट्रेन फ्रॉम ए डूइंग सो, बट वो मैंडेटरी इंजंक्शन भी ऑर्डर करवाएगा। बोलेगा ए को, बोलेगा कि सारे के सारे रिटर्न कम्युनिकेशंस हैं उसको डिस्ट्रॉय करे, जो कि बी ने किए थे एज अ पेशेंट ऑफ ए। इसलिए सो परमानेंट इंजंक्शन तो वो करेगा ही करेगा, साथ में वो मैंडेटरी इंजंक्शन भी ऑर्डर करवाएगा कि जितने भी कम्युनिकेशन थे, जितने भी रिटर्न कम्युनिकेशन थे, वो सबको डिस्ट्रॉय करे जो कि बी ने एज अ पेशेंट किए थे ए। इज इट क्लियर? सो दिस वाज रिगार्डिंग दी मैंडेटरी इंजंक्शन। अब सेक्शन 40 देखिए, सेक्शन 40 क्या कह रहे हैं, डैमेजेस इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शंस। damages in lieu of or in addition to injunctions। अब यहाँ पे आपका क्या कह रहे हैं कि अब damages मांग सकते हो आप injunctions के साथ या injunctions की जगह पे। सो सबसेक्शन 1 देखिए, plaintiff in a suit, plaintiff in a suit for perpetual injunction under section 38, कि जो plaintiff है, ठीक है, प्लेंटिफ ने परपेचुअल इंजंक्शन का सूट फाइल किया सेक्शन 38 के अंदर, या फिर सेक्शन 39 के अंदर मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट फाइल किया है, वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। मे क्लेम डैमेजेस आइदर इन एडिशन टू और इन सब्स्टिट्यूशन फॉर। इन एडिशन टू मतलब उनके साथ जो परपेचुअल इंजंक्शन या मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट फाइल किया है, उसके साथ वो क्या कर सकते हैं, damages क्लेम कर सकते हैं, for which such injunction and the court may if it thinks award such damages। ठीक है, तो कोर्ट क्या है, अगर उन्हें लगता है, डिस्क्रिशनरी पावर है अगेन, तो वो उन्हें damages अवार्ड कर देंगे। नेक्स्ट, no relief for the damages shall be granted under this provision unless the plaintiff has claimed such relief in his plea।
अब यहाँ पे फिर से आ गया कि ऐसे डैमेजेस उनको नहीं मिलेंगे जब तक उन्होंने अपनी प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में रिलीफ नहीं मांगा है। अगर उन्होंने सिर्फ इंजंक्शन का माना है तो इंजंक्शन का ही देंगे, डैमेजेस का नहीं देंगे। प्रोवाइडेड, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट देयर नो सच डैमेज हैज बीन क्लेम्ड इन द प्लेंट, लेकिन जहाँ पे कोई डैमेजेस प्लेंट में क्लेम नहीं की गई है, कोर्ट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, कि जो कोर्ट है वो प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे प्लेंटिफ को अलाउ कर देगा तो अपनी प्लेंट को अमेंड करे ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट फॉर इंक्लूडिंग सच क्लेम। अगर उन्होंने क्लेम नहीं किया था अपनी प्लीडिंग में तो कोर्ट है वो किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग पे प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे प्लेंटिफ को बोलेगा कि ये प्लेंट को अमेंड कर दो ऑन सम टर्म्स एज मे बी जस्ट एंड फॉर इंक्लूडिंग सच क्लेम। सबसेक्शन 3, the dismissal of a suit to prevent the breach of an obligation existed in favor of plaintiff shall have bar his right to sue for the damages for such। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो अगर सूट को डिसमिस कर दिया कि वो जो ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए था, उस सूट को डिसमिस कर दिया फेवर के प्लेंटिफ के फेवर में है, वो उसकी राइट्स को बार कर देगा टू स्यू फॉर द डैमेजेस फॉर सच। जो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया था और उसका सूट डिसमिस हो गया है तो फिर वो दोबारा से सूट नहीं फाइल कर सकता फॉर द डैमेजेस ऑफ सच ब्रीच। तो यहाँ पे आपको क्या है कि अगर डैमेजेस आपको लेने हैं या तो आप इंजंक्शन की जगह पे डैमेजेस ले सकते हो, अगर आपको डैमेजेस के साथ भी इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू तो वो आप मांग सकते हो। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको इंजंक्शन की जगह पे डैमेजेस देने हैं, ठीक है, अगर डैमेजेस लेने हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि इंजरी टू द प्लेंटिफ्स राइट इज स्मॉल, जो प्लेंटिफ की राइट थी उसकी इंजरी बहुत कम है, वहां पे आपको डैमेजेस मिल जाएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है? इज वन कैपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड इन मनी, जो नुकसान हुआ है वो मनी में कैलकुलेट कर सकते हो आप। थर्ड क्या है? वो कॉम्पनसेट भी कर सकते हो, इज वन विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग कॉम्पनसेटेड बाय अ स्मॉल मनी पेमेंट। एंड फोर्थ एंड द लास्ट कंडीशन इज दैट कि जो केस है इन विच वन वुड बी ऑपरेसिव टू द डिफेंडेंट टू ग्रांट एन इंजंक्शन, दैट इज when the equity is in favor of the defendant। Is it clear? तो कहाँ पे आपको कॉम्पनसेशन मिल सकती है? 4 केसेस में आपको कॉम्पनसेशन मिल सकती है। Is it clear? नेक्स्ट सेक्शन आ गया अब आपका सेक्शन 41, इंजंक्शन कब रिफ्यूज की जाएगी, कौन से केसेस में आपको इंजंक्शन नहीं मिलेगी। Is it clear? So इंजंक्शन है, इंजंक्शन cannot be granted to restrain any person from prosecuting a judicial proceeding। इसलिए पहला क्लॉज क्या है? To restrain any person from prosecuting a judicial proceeding pending at the institution of the suit in which the injunction is sought। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी को रोक रहे हो कि भाई कहे ये जुडिशियल प्रोसीडिंग को प्रोसिक्यूट मत करो, जो सूट पेंडिंग है इसको विड्रॉ कर लो, ठीक है, इसको रोक दो आप, तो वहां पे भी इंजंक्शन सॉर्ट हो सकती है ऐसा ना करने से। अनलेस सच रिस्ट्रेन, अगर वो रोक आप जो लगा रहे हो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग मत करो, ये प्रिवेंट कर रही है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को, देन इट कैन नॉट, वहां पे इंजंक्शन ग्रांट नहीं। इज इट क्लियर? सॉरी, वहां पे इंजंक्शन ग्रांट हो सकती है, अदरवाइज इंजंक्शन नहीं ग्रांट होगी। इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन from prosecuting a judicial proceeding pending at the institution of the suit in which injunction is sought unless such restraint is necessary to prevent a multiplicity of proceeding। ठीक है, अगर वो आप रोक लगा रहे हो वो इस वजह से लगा रहे हो कि बहुत सारे सूट हो जाएंगे, इसमें से केस के रिलेटेड हम एक ही सूट में फाइल कर सकते हैं, तो वाई टू फाइल डिफरेंट सूट्स, तो उसको मल्टीप्लिसिटी सूट्स को प्रिवेंट करने के लिए इंजंक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं। बी देखिए क्लॉज, to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a court not subordinate to that from which the injunction is sought। Is it clear? अब आप किसी पर्सन को रोक लगा रहे हो, किसी पर्सन को रोक रहे हो, to restrain any person कि वो जो सूट इंस्टीट्यूट करना या प्रोसिक्यूट करनी है कोई भी प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट जो सबऑर्डिनेट नहीं है, नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच इंजंक्शन इज सॉट। सी क्लॉज क्या है? टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन, अगर आप कोई लेजिस्लेटिव बॉडी को अप्लाई कर रहे हो वहां पे आप रिस्ट्रेन लगा दो तो वहां पे भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगी।
डी क्लॉज, किसी पर्सन को अगर रिस्ट्रेन कर रहे हो फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसीडिंग एनी प्रोसीडिंग्स इन अ क्रिमिनल मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी पर्सन को आप रिस्ट्रेन कर रहे हो कि आप किसी कोई क्रिमिनल मैटर्स में अगर आप कह रहे हो कि ये प्रोसिक्यूट मत करो, सूट मत इंस्टीट्यूट करो, तो वहां पे भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगी। नेक्स्ट ई क्लॉज देखिए, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट the performance of which would not be specifically enforced। तो यहाँ पे आपका क्या है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आप प्रिवेंट कर रहे हो जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकती, वहां पे भी इंजंक्शन नहीं ग्रांट होगा। एफ क्लॉज, टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट ऑफ विच इज नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी अ न्यूसेंस। तो ये न्यूसेंस का भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप न्यूसेंस के ग्राउंड में भी इंजंक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, जब वहां पे रीजनेबल अप्रीहेंशन है, क्लियर है, आपने प्रूव कर दिया कि इट इज अ केस ऑफ न्यूसेंस। जी क्लॉज, टू प्रिवेंट अ कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्विजेंट, ठीक है। तो वहां पे अगर कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच हो रहा है, वहां पे भी आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगी, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच में आपको इंजंक्शन लेनी है तो वहां पे भी प्रूफ करना पड़ेगा। H clause, when equally efficacious relief can certainly be obtained by another usual mode of proceeding except in a case of breach of trust। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आपको और भी रिलीफ चाहिए, सर्टेनली आप ऑब्टेन कर सकते हो बाय अदर मोड ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है। कि आपको वहां पे जरूरी नहीं है जो कि आप इंजंक्शन का केस ही फाइल करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यू हैव अदर मेथड ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है। फिर भी आप इंजंक्शन लेने चाह रहे हो तो वहां पे इंजंक्शन आपको रिफ्यूज की जाएगी, लेकिन एक्सेप्शन दे दिया क्या, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। नेक्स्ट आई क्लॉज देखिए, व्हेन द कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ और हिज एजेंट हैज बीन so such as to disciple him to assistance of the court। तो जब प्लेंटिफ का कंडक्ट है, उसके एजेंट का कंडक्ट ऐसा है कि वो कोर्ट को असिस्ट नहीं कर रहा है, वहां पे भी इंजंक्शन नहीं ग्रांट मिलेगी। लास्ट क्लॉज जे, सेक्शन 41 में when the plaintiff has no personal interest in the matter, जब पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ है प्लेंटिफ को, तब भी इंजंक्शन नहीं। तो सेक्शन 41 में आपको एक लिस्ट बताई है जहां पे परपेचुअल इंजंक्शन नहीं ग्रांट की जाएगी, नहीं मिलेगी, ठीक ना। सो यहाँ पे क्या है, जो ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, उन्हें इंजंक्शन देनी है या नहीं वो डिस्क्रिशनरी है। सो इंजंक्शन रिफ्यूज हो सकती है अगर इन कोई केसेस जो सेक्शन 41 में लिस्ट है वहां पे भी कवर नहीं हो रही है, उसके अलावा कोई केसेस आ रहे हैं तो वहां पे भी इंजंक्शन को रिफ्यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? अब जो आपके क्लॉज ए और बी है, इज इट क्लियर, वो आपको क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या क्लियर कर रहे हैं, ये इंजंक्शन कोर्ट के अगेंस्ट नहीं ग्रांट है, बट इट इज इन पर्सनम, कि जो पार्टीज है उनके अगेंस्ट ही हो रही है, नॉट अगेंस्ट दी, नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट अ कोर्ट। सो कोर्ट है, इसको यहाँ पे प्रिक्लूड किया गया है कि वो इंजंक्शन नहीं देंगे अगर कोई पर्सन किसी को रिस्ट्रेन कर रहा है कि वो प्रोसीडिंग्स को या सूट इंस्टीट्यूट ना करे। क्लियर? तो ये आपका सेक्शन 41 था। अब देखिए, अब ये हमने सारे डिस्कस कर चुके हैं क्लॉजेस, अभी इसके हम लोग केस लॉज डिस्कस करेंगे। लास्ट सेक्शन डिस्कस कर ले, सेक्शन 42। सेक्शन 42 says injunction to perform negative agreement, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। injunction to perform negative state agreement notwithstanding anything contained in clause E. Sorry, there was a internet problem. तो अब हम सेक्शन 42 डिस्कस कर रहे थे, ड्यू टू सम इंटरनेट प्रॉब्लम आपके डिस्कनेक्ट हो गया था। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 41, ठीक है, वो क्या है, प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। तो वहां पे वो उसको नहीं देखेंगे, वो एज इट इज रहने दो, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 41 क्लॉज ई where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain act, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कोई अफर्मेटिव पॉजिटिव एग्रीमेंट करना है, कोई काम करना है, कपल्ड विद अ नेगेटिव स्टेटमेंट, और नेगेटिव भी स्टेटमेंट है इसके साथ
चाहे वो एक्सप्रेस है चाहे इम्प्लाइड है, नॉट टू डू सर्टन। नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होगी, एग्रीमेंट क्या होगी, नॉट टू डू अ सर्टन एक्ट। जो हमने एग्जांपल किया था, एक सिंगर है, सिंगर के साथ प्लेंटिफ ने एग्रीमेंट किया था कि वो उसके लिए ही गाएगी और किसी और के लिए नहीं। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एग्रीमेंट भी है, नेगेटिव एग्रीमेंट भी है। नॉट टू डू अ सर्टन एक्ट, the circumstances that the court is unable to compel specific performance of the agreement, affirmative agreement। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे circumstances हैं जहां पे कोर्ट है, कोर्ट आपकी अफर्मेटिव एग्रीमेंट, ठीक है, जो पॉजिटिव एग्रीमेंट है उसको स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं करवा रहा, तो वहां पे क्या होगा, शैल नॉट प्रिक्लूड इट फ्रॉम ग्रांटिंग एन इंजंक्शन, शैल नॉट प्रिक्लूड फ्रॉम granting an injunction, is it clear, to perform the negative agreement, नेगेटिव अग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपका क्या है कि वहां पे उसको कोर्ट को अगर वो पॉजिटिव अग्रीमेंट नहीं इन्फोर्स करवा रहा है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि आप नेगेटिव एग्रीमेंट को नहीं, उसके अगेंस्ट इंजंक्शन नहीं ग्रांट कर सकते। ही कैन ग्रांट, कोर्ट कैन ग्रांट एन इंजंक्शन टू परफॉर्म दी नेगेटिव एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइजो लगा दिया। प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइडेड दैट द प्लेंटिफ हैज नॉट फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट सो फार एज इज बाइंडिंग ऑन हिम, इज इट क्लियर। तो प्रोवाइजो क्या है कि जो प्लेंटिफ है, उन्होंने प्लेंटिफ फेल नहीं हुआ है, प्लेंटिफ ने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया है, जो उसका पार्ट था वो उसने परफॉर्म किया है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द इंजंक्शन फ्रॉम सेक्शन 36 टू सेक्शन 40। इज इट क्लियर? Now let us discuss the case laws on injunction. Write down the citation. Volition Investment Private Limited, Volition Investment Private Limited versus Madhuri Jitendra Masharu, MASHROO Macharu, AIR 2003, AIR 2003, Bombay 360। अब यहाँ पे इस केस में क्या हुआ था कि यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन दी पार्टीज, ठीक है, और वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या था, एक लैंड सेल करना था। तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने कहा था कि ओनर था जो उस लैंड का, उसके लिए ऑब्लिगेटरी था कि वो टेनेंट से कॉन्सेंट ले, कि वो टेनेंट को बोले कि ये लैंड वेकेट कर दो क्योंकि यहाँ पे उसे स्ट्रक्चर डेवलप करना है ना। जो ओनर था उन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट रिटेन कर दी है पेमेंट की, और उन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट लार्ज अमाउंट की डिमांड की थी एंड विदाउट फुलफिलिंग दी ऑब्लिगेशन। यहाँ पे क्या हेल्ड हुआ था कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो खत्म नहीं होगा, इट कुड नॉट कम टू एन एंड on the ground of failure of owner to obtain the consent letters from the tenants. So plaintiff यहाँ पे entitled थे कि उन्हें interim relief of injunction मिले, that is temporary injunction grant होगा against the owner restraining him, owner के against उन्हें temporary injunction grant होगा, उसे रोकेंगे कि ये property transfer ना करे किसी और person। Okay? So this was the case of Volition Investment Private Limited versus Madurai Jitendra Masharu, AIR 2003, Bombay 360। नेक्स्ट आपका क्या है केस लॉ, सलीमा वर्सेस हबीबुल्ला, सलीमा वर्सेस हबीबुल्ला, AIR 2005, जम्मू एंड कश्मीर, पेज नंबर 1। सो अब यहाँ पे आपका क्या हुआ था, यहाँ पे 3 एग्रीमेंट्स थे, ठीक है, देयर वर 3 एग्रीमेंट्स टू, और ये कोई लैंड के रिलेटिंग थे, एग्रीमेंट टू सेल था रिगार्डिंग द लैंड, एंड दैट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट्स ने एग्जीक्यूट किए थे प्लेंटिफ के फेवर में। नाउ उनका वहां पे जब प्लेंटिफ के फेवर में उन्होंने एग्जीक्यूट किया था तो उनको पोजेशन भी दे दी थी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट पे कर दिया था डिफेंडेंट्स को प्लेंटिफ ने, ठीक है, लैंड का जो अमाउंट था पे कर दिया था एज अ कंसिडरेशन। बट अब कंसिडरेशन पोजेशन दी थी, अभी सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। नाउ डिफेंडेंट्स है वो अवॉइड कर रहे थे कि उन्हें सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे थे, और उन्होंने इवन इंटरफेयर किया प्लेंटिफ की पोजेशन के साथ भी।
जो उन्होंने लैंड पोजेशन में दे दिया था प्लेंटिफ के, उसके साथ भी उन्होंने इंटरफेयर किया था। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो प्लेंटिफ है उनका प्राइमा फेसिया केस है, उन्होंने क्या किया, कॉन्सिडरेशन थी जो वो री इन्फॉर्म कर दी थी ऑफ बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, और ये उनके फेवर में बहुत बड़ा लॉस था, इरिपेरेबल लॉस था। तो यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे प्लेंटिफ ने क्या किया, इंजंक्शन का ऑर्डर करवाया, इंजंक्शन का केस फाइल किया ताकि डिफेंडेंट्स को रोका जाए कि जो पेंडिंग सूट है उसमें कोई प्लेंटिफ के साथ जो पोजीशन है उस पोजीशन में वो इंटरफेयर ना करे जब तक सूट पेंडिंग पर है। नेक्स्ट क्या है आपका, रोहिणी बाई वर्सेस बीएल राजाश्री, AIR 2005 कर्नाटका 115। रिपीटिंग इट अगेन, रोहिणी बाई वर्सेस बीएल राजाश्री, AIR 2005 कर्नाटका 115। अब इस केस में क्या हुआ था कि यहाँ पे एलिगेशन था कंस्ट्रक्शन का, देयर वाज एन एलिगेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जो कि बनाई गई थी इन बिल्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग, जो बिल्डिंग प्लान साइन किया गया था, सैंक्शन किया गया था, परमिशन मिली थी, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था। नाउ कॉर्पोरेशन है वो एक अकेली ही कॉर्पोरेशन वाज द सोल एजेंसी जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए लाइसेंस ग्रांट कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पे ये जो कॉर्पोरेशन क्या है उसको पार्टी नहीं बनाया गया था, ठीक है, कॉर्पोरेशन को पार्टी नहीं बनाया गया था। तो यहाँ पे जो ऑर्डर था डायरेक्ट किया गया था कि इसको, ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है इसको डिमोलिशन किया जाए, इसको पुल डाउन किया जाए फॉर द ईज, क्योंकि यहाँ पे ईजमेंट्री राइट्स प्रोटेक्ट करनी है और उसको सेट डिसाइड करवाना है। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि स्ट्रक्चर को डिमोलिशन किया जाए, इसको पुल डाउन किया जाए, तोड़ा जाए स्ट्रक्चर को, इसलिए तो यहाँ पे भी इंजंक्शन ग्रांट। तो ये आपकी केसेस है 37 के रिगार्डिंग। नाउ सेक्शन 38 जहाँ पे आपके इंजंक्शन कौन से केसेस में इंजंक्शन ग्रांट होते हैं उसके रिगार्डिंग हम केस करेंगे। सेक्शन 38 केस लॉ, सरस्वती एनिमल वर्सेस विवेका प्राइमरी स्कूल, सरस्वती एमल वर्सेस विवेका प्राइमरी स्कूल, AIR 2001 मेड्रॉस 417। यहाँ पे क्या है, इस केस में टेनेट ने सूट फाइल किया था परमानेंट इंजंक्शन के लिए, और उस परमानेंट इंजंक्शन के लिए उन्होंने केस क्यों फाइल किया था, वो लैंडलॉर्ड को रोकना चाह रहे थे, रिस्ट्रेन करना चाह रहे थे लैंडलॉर्ड को, क्योंकि लैंडलॉर्ड उस टेनेंट को निकाल रहा था, उस पोजीशन से एविक्ट कर रहा था, तो उसको रोकना चाह रहे थे, इस वजह से उन्होंने परमानेंट इंजंक्शन का केस फाइल किया। तो इसमें क्या हेल्ड हुआ था कि ये जो एक्शन है ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि इनका जो एम क्या था, एम यहाँ पे क्या था कि लैंडलॉर्ड की जो राइट है, लैंडलॉर्ड की राइट है उस लैंड पे एंजॉय करने के लिए, लीगल राइट है, उस पर उन्होंने एम्बार्गो कास्ट करने थे, इस वजह से उन्होंने कहा ये जो सूट है मेंटेनेबल नहीं है, तो यहाँ पे परमानेंट इंजंक्शन नहीं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कन्हैया लाल वर्सेस बाबू राम, कन्हैया लाल वर्सेस बाबू राम, AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट 3507। तो अब ये जो सूट है परमानेंट इंजंक्शन का, एंड दैट इज रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, सूट है जो परमानेंट इंजंक्शन का, दैट इज रिगार्डिंग पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जो पार्टीशन डीड है उन्होंने क्या कंटेम्पलेट किया है कि वो गैलरी यूज कर रहे हैं टू वन ऑफ द को-ओनर्स, दे आर यूजिंग द गैलरी टू वन ऑफ द को-ओनर्स। सो यहाँ पे हेल्ड हुआ था कि जो कंडीशन थी पार्टीशन डीड में वो बाइंड नहीं कर रही है टू को-ओनर्स को, दोनों को-ओनर्स को बाइंड नहीं कर रही है, बट जो उनके सक्सेसर इन इंटरेस्ट है उनको बाइंड कर रही है। इस वजह से जो परमानेंट इंजंक्शन यहाँ पे इशू होनी चाहिए ताकि सक्सेसर इन इंटरेस्ट है उनको रोका जाए ऑफ द अदर को-ओनर्स, ठीक है, तो वो वैलिड था, यहाँ पे परमानेंट इंजंक्शन मिली। नेक्स्ट, बाबन गिरजू भंगार वर्सेस नामदेव गिरजू भंगूर। सो साइटेशन क्या है, AIR 1999 बॉम्बे 46। अब यहाँ पे प्लेंटिफ जो मेंबर था, हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर था, उन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज की थी, अपने ही नाम पे की थी और अपने ही इनकम से की थी, इसलिए इंडिपेंडेंट बिजनेस था, तो उन्होंने अपने ही नाम पे अपने ही इनकम से एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि, और वो प्रॉपर्टी वो बहुत टाइम से उनके पास ही थी। नाउ अब यहाँ पे परमानेंट इंजंक्शन का सूट फाइल किया गया जहां पे डिक्लेयर किया गया कि जो प्लेंटिफ है ही वाज द एक्सक्लूसिव, सिर्फ वही ओनर है उस प्रॉपर्टी का। सो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने एलिज किया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जॉइंट फैमिली फंड से परचेज की गई है, सो ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होगी,
इज इट क्लियर? फैक्ट्स क्लियर है? देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर है प्लेंटिफ, उन्होंने अपने नाम पे अपनी इनकम से एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन अब यहाँ पे इंजंक्शन का सूट किया गया, प्लेंटिफ को वहां पे क्या कहा गया कि ये एक्सक्लूसिव ओनर है, यही ओनर है, लेकिन डिफेंडेंट क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ से परचेज की गई है, जॉइंट फैमिली फंड से परचेज की गई है, तो ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हुई। सो यहाँ पे हेल्ड हुआ था कि जो डिफेंडेंट है उनको प्रूव करना पड़ेगा जो वो एलिगेशन कर रहे हैं, बट वो प्रूव नहीं कर पाए थे कि ये जॉइंट फैमिली फंड से परचेज की गई है। सो यहाँ पे जो सर्टेन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी वो प्लेंटिफ के नाम पे थी, प्लेंटिफ के नाम पर थी, और कुड नॉट लीड टू इन्फ्लुएंस की जो ये प्रॉपर्टी है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे इंजंक्शन नहीं मिला था। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे प्लेंटिफ के फेवर में, सॉरी, इंजंक्शन ग्रांट हो गया था, यहाँ पे प्लेंटिफ के फेवर में केस हुआ था, क्योंकि वहां पे प्लेंटिफ है, उसने प्रूव कर दिया था, प्लेंटिफ हैज प्रूव दैट ही इज द ओनली ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नाउ लुक एट सेक्शन 41, जहां पे इंजंक्शंस रिफ्यूज की जाते हैं आपको, ठीक है, जहां पे इंजंक्शंस रिफ्यूज की जाती हैं उसके रिगार्डिंग आप केस लॉज देखो। ये 38, 30 आपका जो है सेक्शन 39, 40, 41, ये सारे में एक साथ एक केसेस करवा रही हूँ उसी। राइट दी साइटेशन के थाक्षी मूर्ति वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, के थाक्षिणा मूर्ति वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, AIR 2001 मेड्रॉस 167, AIR 2001 मेड्रॉस 167। तो यहाँ पे अब क्या है, इस केस में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने सूट फाइल किया था डिफेंडेंट के अगेंस्ट परमानेंट इंजंक्शन का। इज इट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सूट फाइल किया था डिफेंडेंट के अगेंस्ट फॉर द परमानेंट इंजंक्शन। वहां पे वो रिस्ट्रेन करवा रहे थे डिफेंडेंट्स को कि वो प्रॉपर्टी अपनी एलिनेट ना करे, ट्रांसफर ना करें, सेल ना करें, चार्ज ना उस पर क्रिएट करें ओवर द शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी। नाउ ये प्लेंट में ये भी कहा गया था, प्लेंट में ये भी मेंशन किया गया था कि जो वो एम्प्लॉय है प्लेंटिफ का, वो जो डिफेंडेंट है, ही इज द एम्प्लॉय ऑफ द प्लेंटिफ बैंक, तो और उन्होंने 3 करोड़ ऑफ रुपीस, 3 करोड़ रुपए मिस अप्रोप्रिएट की है, और बैंक ने अप्रेंट किया था कि जो डिफेंडेंट है वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं ओन्ड बाय हिम, इज इट क्लियर? ओन्ड बाय हिम, एंड देन देयर मे बी नथिंग टू रिकवर। सो ये हेल्ड हुआ था कि जो इंजंक्शन है वो इक्विटेबल रिलीफ है, द प्लेन कुड नॉट बी रिजेक्टेड अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांस। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे इंजंक्शन इक्विटेबल रिलीफ नहीं है, प्लेंट रिजेक्ट नहीं की जा सकती इस सर्कमस्टांसेस। नाउ वेदर देयर कैन बी एन इंजंक्शन अगेंस्ट द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी जो ओनरशिप राइट्स हैं उसके अगेंस्ट इंजंक्शन सॉर्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है? तो यहाँ पे क्या है, उनके अगेंस्ट कोई इंजंक्शन सॉर्ट नहीं हो सकती है। सो लेट अस डिस्कस द केस लॉ। एसवी नरासाहे, एसवी नरासाहे वर्सेस पी धर्मा रेड्डी, पी धर्मा रेड्डी, AIR 2000 आंध्र प्रदेश 25। यहाँ पे क्या था, परपेचुअल इंजंक्शन का सूट ही था, डिफेंडेंट की राइट को क्वेश्चन कर रहे थे। अब इस केस के फैक्ट्स क्या आते हैं कि जो डिफेंडेंट था वो प्रॉपर्टी की कॉन्टिन्यूस पोजेशन में था 1964 से लेके, 1964 से लेके डिफेंडेंट के पास ही प्रॉपर्टी की पोजेशन थी, और वहां पे अब सेल डीड एग्जिस्ट कर रही थी, दैट वाज इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट, और वो जो सेल डीड थी वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू हुई थी। तो प्लेंटिफ ने एलिज किया, प्लेंटिफ ने क्या कहा कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी, जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको हमने रिवोक कर लिया था, लेकिन ये जो एलिगेशन थी दैट वाज फाउंड टू बी विदाउट सब्सटेंस। तो ये हेल्ड हुआ था कि जो डिफेंडेंट है ये रियल ओनर है प्रॉपर्टी के, plaintiff he was not entitled to any injunction against the defendant in respect of his right to the property। तो अब ये जो को शेयरर है अगेंस्ट दी को अदर को शेयर, ये उन्होंने क्या किया था यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि प्लेंटिफ है, ये हेल्ड हुआ था कि जो प्लेंटिफ है वो he is not entitled to the injunction, why? क्योंकि डिफेंडेंट है, ये रियल ओनर है प्रॉपर्टी का। सो यहाँ पे क्या है, इंजंक्शन नहीं ग्रांट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट के फेवर में केस हुआ था कि ही इज द रियल ओनर, तो यहाँ पे कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं। नेक्स्ट, नाउ राइट दी साइटेशन। गुंदाला गुंदाला सत्याय वर्सेस गुंदाला मलहाय, AIR 2003, AIR 2003, NOC 180,
आंध्र प्रदेश का केस है ये। यहाँ पे अब सूट आपका फाइल हुआ था परपेचुअल इंजंक्शन के लिए, प्रॉपर पोजेशन को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए प्रॉपर्टी की पोजेशन को प्रोटेक्ट करना था, उस वजह से परपेचुअल इंजंक्शन का केस फाइल हुआ था। नाउ ओनरशिप और पोजेशन जो सूट की है वो दोनों चीजें क्लेम की गई थी, ओनरशिप भी और पोजेशन भी क्लेम की गई थी। तो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसने क्लेमेंट ने जो क्लेम करा था उसने शो कर दिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कि यहाँ पे जो सूट प्रॉपर्टी है वो पोजेशन में नहीं है जब सूट फाइल किया था। सो यहाँ पे परपेचुअल इंजंक्शन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि क्लेमनेंट है वो पोजेशन में नहीं था, इन he was not in possession of the suit property, so it was not the proper, तो वहां पे उन्होंने कहा perpetual injunction grant नहीं। Is it clear? तो अब ये आपका it was regarding the injunctions. So guys, any doubt regarding the injunctions you can ask me. Any doubt? इंजंक्शंस के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको कोई डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये हमारा लास्ट लेक्चर है स्पेसिफिक रिलीफ का। इफ यू हैव एनी डाउट्स गाइस यू कैन आस्क मी प्लीज। नो डाउट्स रिगार्डिंग? ओके, इफ यू हैव नो डाउट्स so I'm winding up my lecture. If अगर आपको कोई भी doubts है, if you have any doubts regarding specific relief act, then we can have one more session of doubts. Is it clear? So you can read and you can tell me. आप में कृष्णा की ऐप में मैसेज कर देना या सर से बात कर लेना, तो सर आपका एक स्पेशल लेक्चर रखवा देंगे regarding the doubts. Thank you.